हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 186 और इसमें हमें फाइनली देखने को मिलेगी वो दो स्पिरिट जिसके पीछे सारे जॉन सेंटिन के सेक्ट पागल हो रखे हैं और तो और सबके इन रील्स में आने का ये सबसे बड़ा कारण भी होता है। आफ्टर ऑल फेरी मून की नाइटेंस हर किसी को नहीं मिल सकती। सो अगर आप नहीं चाहते हो चीजों को मिस करना तो वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। चलो अब कर लिया जाए पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले एपिसोड में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। शुरुआत में बताया जाता है कि किस तरीके से सारे डिसाइपल्स मिलके उस मिस्टीरियस क्रीचर को खत्म करते हैं जो एक एक करके डिसाइपल्स की जान ले रहा था। हमें मालूम पड़ता है कि इसका नाम है मिस्टीरियस एल्फ और ये इंसानों के दिल को खाना पसंद करता है। ये रहता है अंधेरे में, लेकिन जब भी इसे लाइट दिखाई जाती है ये चीज मैडनेस में एंटर कर जाती थी। जियान और बाकियों ने मिलकर इसे कैसे डील किया होता है इसके बारे में जानने के लिए देख सकते हो पिछला एपिसोड। एंड में जाके जियान अपने ग्रुप को लेके एक बड़े से चेम्बर के अंदर पहुंच गया था। यहाँ लोग पहले से एक चीज के सामने खड़े थे। एक चमकता हुआ क्लस्टर था। साफ तौर पर अंदर कोई कीमती खजाना मौजूद था। लोग कुछ समय तक ये सोचते रहते हैं कि कौन पहले एक्शन ले, फिर आखिरकार वो धैर्य खो देते हैं। इस चीज को हासिल करने के लिए मारकाट शुरू हो जाती है। जब जियान की नजरें उस चमकते हुए बक्से के ऊपर गई थी इसकी वजह से फाइट हो रही थी, वो फील करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जो उससे कनेक्शन बना रहा है। जियान फाइनली स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सबको चकमा देके उस ट्रेजर को हासिल कर लेता है। असल में उस बक्से के अंदर निकलते हैं 4 स्क्रोल, जिनमें से एक स्क्रोल जियान से रेजोनेट कर रहा था। जियान उस स्क्रोल को तो चुपचाप रख लेता है अपनी स्टोरिंग के अंदर, बाकी स्क्रोल्स को सबको दिखाता है जैसे लोगों को ऐसा लगे कि इसमें बस 3 ही स्क्रोल थे। फाइनली जियान ने 2 स्क्रोल को हवा में उछाल लिया था और वो एक स्क्रोल को अपने पास रखने का नाटक करता है। जब गनी देखता है कि फिर से जियान को सबसे बड़ा फायदा हुआ, वो इस बार अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और कर देता है जियान के ऊपर हमला। इस बार जियान ने इसे बचने की कोशिश नहीं करी थी, बल्कि उस अटैक को वो खुद से टकराने देता है। जिससे जियान चला गया था खून फेंकते हुए पीछे और उसके हाथ में जो तीसरा स्क्रोल था वो छूट गया था। अपने चेहरे पे खुशी को लेकर गनी ने पकड़ा होता है वो स्क्रोल, लेकिन इस स्क्रोल की वजह से आगे कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी गनी ने ये कभी सोचा नहीं था। सो या चलो शुरू करते हैं यहीं से। जब लोग देखते हैं कि वो आखिरी तीसरा स्क्रोल जियान के हाथ से किसके पास गया है, एक बंदा चिल्ला के बोलता है स्क्रोल गनी के हाथ में। इस आवाज को सुन के 2 स्क्रोल्स के बीच जा रहे लोग सीधा गनी की तरफ मुड़ गए थे। जब लोगों की भूखे भेड़ों जैसी नजरें गनी के ऊपर जाती है, गनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। दांती मीस के बोलते डैम इट यू बैस्टर्ड। वो अब एहसास करता है कि जियान ने जानबूझ के खुद को चोटिल होने दिया है, क्योंकि अब ये 3 स्क्रोल्स जिसके हाथ में होंगे वो सबका कॉमन टारगेट बनेगा। गनी के ऊपर सबसे पहले हमला करने वाला हुआ इलेक्शन था। उसका पपेट जो कि डरावना लग रहा होता है वो एक अजीब सी दहाड़ मार के सीधा गनी के ऊपर टूट पड़ता है। वो इलेक्शन के हाथ में पपेट किसी इंसान की तरह लग रहा था। इसकी मूवमेंट्स बिल्कुल स्मूथ होती हैं। ये असली योद्धा की तरह बूम 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 की आवाज के साथ गनी के ऊपर लात घूंसे बरसाने लगता है। एक और पंच में गनी पीछे चला गया था। वो इलेक्शन कहता है मेरे हवाले कर दो इसे। तब तक पीछे आ जाता है मैंगफे, वो भी सेम डिमांड करता है। ऐसे सीन को देख के गनी फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कहता है इसे तुम्हारे हवाले कर दूं, लेकिन तुम इसे बांटोगे कैसे? मैंगफे जानता था कि गनी ये कह के उसके और हुआ इलेक्शन के बीच में फाइट करवाना चाहता है। मैंगफे गुर्रा के बोलता है गनी तुम्हारी ट्रिक्स बहुत हो गई, हम इसे कैसे बांटेंगे, इसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये सुन के गनी समझ गया था वो भारी परेशानी में फंस गया है। एक पल की हेजिटेशन के बाद वो स्क्रोल को सीधा मैंगफे की तरफ भेज देता है। ये देख के मैंगफे की आंखें चमकने लगती है। उसने अपना हाथ स्क्रोल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया था। हाउएवर जैसे उसका हाथ उस स्क्रोल को पकड़ने वाला होता है सुनाई देती है एक बूम की आवाज। वो स्क्रोल फट गया होता है और ऐसा होने पे मैंगफे की हाथ की त्वचा जल गई होती है। एक्सप्लोजन की वजह से मैंगफे भी घसटते हुए बोलता है गनी लगता है तुझे मौत का भय नहीं है। उसकी बॉडी से 2 सोनिक वेव्स रिलीज होती हैं। इस बार मैंगफे ने अपनी सोल पावर और फ्लेम्स को बिल्कुल साथ में यूज किया होता है। ये अटैक गया था गनी की तरफ। दूसरी तरफ जो हुआ इलेक्शन देखता है कि मैंगफे के साथ क्या हुआ। अब वो गनी से कोई डिमांड नहीं करता, बल्कि वो अपने पपेट को अटैक करने के लिए बोलता है। तीनों के बीच में फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बार मैंगफे खासकर फ्यूरियस था। उसके अटैक भयानक होते हैं। काफी जल्दी बूमिंग साउंड्स के बीच में हम उस गनी को डिसएडवांटेज में आते हुए देखते हैं। जैन शांति से सीन को देख रहा था, उसे चीजों की ज्यादा चिंता नहीं होती है। आखिरकार जो स्क्रोल उसे रेजोनेट कर रहा था उसे जियान ने पहले ही सेव कर लिया होता है। हालांकि बाकी स्क्रोल भी काफी ज्यादा टेम्पटिंग थे, बट यहाँ पे एक्सपर्ट्स की भी कमी नहीं है। अगर वो सब कुछ अकेले हथियाना चाहता है तो वो सबका कॉमन टारगेट बन जाएगा। तभी 5 पॉइजन गर्ल वुडू और वानो पवेलियन की सूची जियान के बगल में अपीयर होते हैं। दोनों जियान से उसके हालचाल पूछते हैं। जियान बिना हेजिटेशन के खड़ा हुआ था। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जब तक ये फाइट कर रहे हैं हमें अंदर चलना चाहिए। हालांकि सुन के सूची और 5 पॉइजन गर्ल थोड़ा हेजिटेट करते हैं। आखिरकार इनकी भी स्क्रोल्स को हासिल करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सबसे जरूरी यूरू के इनहेरिटेंस है। ये जियान को फॉलो करके उस पेड़ के तने के पीछे चले जाते हैं जहाँ पे अंदर जाने का रास्ता था। इस हॉल में बैटल चलती रहती है। वो बचे हुए 3 स्क्रोल्स अंत में जाके सोंग्यू
गनी और बिंगशु के हाथ में आए थे। हालांकि इन स्क्रोल्स को पोजेस करने की वजह से सबके टारगेट बन जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर हमला करना रुकते नहीं है। उनमें से भी सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी सोंगयू को। जब सोंगयू की साथी होंगशियान देखती है जियान के ग्रुप को इस पर्पल क्रिस्टल पैलेस की और भी गहराइयों में जाते हुए, वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू सोंगयू से बोलती है, यू हम यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रह सकते, चलो जियान के पीछे चला जाए। सोंगयू भी हेस्टेट नहीं करता, जूच की आवाज के साथ एक पावरफुल स्लैश सबसे पास के अपोनेंट को दूर भेज देती है। फिर सोंगयू होंगशियान को पकड़ के सीधा पैलेस की गहराइयों में चला गया था। दूसरी तरफ बिंगशु और गनी का ग्रुप अब भी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं और तो इनकी सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे इन्हें फ्री होने में थोड़ा समय लगेगा। ऑफ कोर्स इनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं होता, ये सब पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगे होते हैं। क्योंकि इस जगह तक पहुंचने वाले लोग मूर्ख नहीं थे, इनमें से कुछ लोगों को एहसास हो जाता है कि लगातार बिंगशु और सोंगयू के ग्रुप से फाइट करने से उन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये तो पर्पल क्रिस्टल पैलेस का बाहरी एरिया था, अंदर और भी ट्रेजर छिपे होंगे। इस वजह से ये भी चले जाते हैं जियान के ग्रुप के पीछे और सीन हमें वहीं का दिखाया जाता है। जब जियान उस पेड़ की जड़ के पीछे उस रास्ते से होके आगे गया होता है, इस कॉरिडोर के एंड में जाके दिखाई दिया था उसे बड़ा सा स्टोन गेट। इस पत्थर के बने दरवाजे को देख के मीफंग की भौं से घुट जाती है। वो कहता है एक और स्पेस। आखिर पैलेस इतना पेचीदा क्यों है? वो कहता है केयरफुल, ये इस पैलेस का सेंट्रल एरिया होना चाहिए। लेकिन इस बात से यूरो एग्री नहीं करती थी। वो अपने सिर को हिला के बोलती है, हमें वो इनहेरिटेंस बीचा बीच में नहीं बल्कि इस पैलेस की सबसे गहरी जगह में मिलेगी। ये डिस्कस करते करते जियान और बाकी के लोग उस बड़े से स्टोन गेट के सामने पहुंच गए थे। सबसे पहले इनकी नजरें जाती हैं एक बड़ी सी प्लेट के ऊपर जो आधे चंद्रमा के शेप में थी। इस प्लेट के ऊपर 3 शब्द लिखे होते हैं। ये था जेड रैबिट पैलेस। ये पढ़ के यूरो की आंखें फ्लिकर हुई थी। वो जानती थी कि जेड रैबिट मून फेरी के काफी क्लोज था। फेरी जायू के साथ लंबा समय बिताने की वजह से उस जेड रैबिट को पता हुआ कि फेरी जायू ने इस तरीके से 2 इमोर्टल लेवल को अचीव किया होगा। बिना हेस्टेशन की यूरो आगे बढ़ती है। जैसे उसका हाथ छूता है उस बड़े से गेट को, क्रीक की आवाज के साथ दरवाजा खुला था। ऐसा लगता है दरवाजे को इन सबका इंतजार हो। जान के ग्रुप के जस्ट पीछे होता है सोंगयू का ग्रुप। जैसे ये सब उस ह्यूज स्टोन गेट के पार जाते हैं, बैंग 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 की आवाजों के साथ दीवारों में चिपकी हुई वो डिम लाइट्स अचानक से ब्राइट हो जाती हैं। सबके सामने होता है एक बहुत बड़ा खाली सा हॉल। यह कोई खास सजावट का बंदोबस्त नहीं किया गया था। बस इस हॉल के बीचों बीच में एक बड़ा सा स्टैचू मौजूद होता है। ये कोलोसल स्टोन स्टैचू था एक इंसानी औरत का। मूर्ति के रूप में होने के बाद भी इसकी प्रेजेंस शानदार होती है। लेकिन जो चीज लोगों के ध्यान को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो उसके ह्यूमन फीचर्स नहीं बल्कि उसके वो तो रैबिट ईयर्स थे। ऐसा लगता है हवा चलने पे इसके वो खरगोश जैसे कान हवा के साथ सोए हुआ करते थे। उस पत्थर की मूर्ति को देख म्यूफंग कहता है जगह सच में मिस्टीरियस है। सोंगयू और होंगशियान भी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो कहते हैं क्या चीज है? जिससे अपेयर हुई थी बिंगशु, लगता है उसकी फाइट खत्म हो गई है। बिंगशु बताती है कि कहा जाता है फेरी मून का एक कंपेनियन था। ये था एक जेड रैबिट। ओरिजिनली एक मैजिकल बीस्ट ही रहा हो, लेकिन मूनलाइट फेरी के साथ सारा समय गुजारने की वजह से उसने उनकी 200 लेवल तक की जर्नी देखी थी। इस कहानी को सुन के सबका ध्यान जाता है फिर से स्टैचू की तरफ। उस मूर्ति को देख के गनी और बाकियों की भौं से घुट जाती है। उन्हें इस जेड रैबिट स्टैचू से कुछ अजीब सा फील हो रहा था। खासकर चिहाओचिंग की बॉडी में जो 2 लाल रंग के मार्क्स मौजूद होते हैं वो बिना किसी की नोटिस के चुपचाप से जलने लगते हैं। इनमें से एक होता है वो हिडन ब्लड कर्स और दूसरा किंग ज्वालिंग का टेलीपोर्टेशन मार्क था। जब सबकी नजरें स्टैचू के ऊपर टिकी होती है, हॉल में एक सॉफ्ट और इंचेंटिंग आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है जेड रैबिट हॉल में आप सबका स्वागत है। जिस पल ये शब्द सुनाई दिए थे, एक तेज बैंग की आवाज के साथ पीछे का वो दरवाजा बंद हो जाता है। यानी कि इस हॉल से बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं था। हॉल में एक eerie साइलेंस फैल चुका होता है। इस शांति में सांस लेने की आवाजें सुनाई देती हैं। तब एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बोलता है ये कैसी आवाज थी? ऑफ कोर्स इसका आंसर किसी के पास होता नहीं है। जब वो आवाज सुनाई दी थी, जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से पता लगा लिया था कि ये वो स्टैचू से आ रही है। बस बात ऐसी होती है कि उस मूर्ति को काफी समय तक देखने के बाद भी जियान को कोई नई जानकारी नहीं मिलती। वहीं पे म्यूफंग जाता है उस गेट की तरफ। हम उसे अपने हाथों में पूरी पावर को सप्लाई करते हुए देखते हैं, लेकिन वो गेट बिल्कुल हिला नहीं था। ये देख के उसके एक्सप्रेशन और डार्क हो जाते हैं। म्यूफंग कहता है वो हम बाहर नहीं जा सकते। लोगों के दिमाग में बस यही सवाल था, आखिर ये क्या जगह है? जब eerie साइलेंस सबके दिल को जकड़ रहा होता है और लोग पागलपन की कगार पे आने वाले थे, एक बार फिर से वो हंसती हुई आवाज सुनाई देती है। इस आवाज ने लोगों के दिल में एक और डर की लहर फैला दी थी। इस मोमेंट में सोंगयू जैसा एक्सपर्ट जो कि अपने दिमाग को शांत रखने के लिए जाना जाता था, उसका माथा भी पसीने से ढका होता है। इसी पल गनी की आवाज सुनाई देती है। वो कांपते हुए बोलता है वो स्टैचू ये जा चुकी है। जब ये सुन के सब उस जेड रैबिट स्टैचू की तरफ मुड़े थे, ये पाते हैं कि इनकी नजरों के सामने से न जाने कब वो मूर्ति गायब हो गई है। सभी लोग धीरे धीरे करके अपने कदम पीछे लेने लगते हैं, लेकिन तभी एक बदलाव हुआ था। हॉल की हवा में कुछ चमकते हुए पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। देखते ही देखते एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। उस जगह पे अपीयर होता है एक फिगर
फिगर जिसके नीचे वो आधा चंद्रमा मौजूद था। ये फिगर एक वुमन का था। अगर सिमिलरिटीज देखी जाए तो ये बिल्कुल वो स्टैचू जैसी लग रही होती है। वो औरत अपने चेहरे पे कोल्ड स्माइल को लेके नीचे खड़े डिसेपल्स को ऑब्जर्व करती है। वो कहती है मेरा नाम है U2 और लगता है तुम सभी मेरे मास्टर की इनहेरिटेंस की वजह से आए हो। इन शब्दों को सुन के लोगों की आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई देती है। बस अफसोस की बात यह थी कि एक्साइटमेंट अगले पल चली भी गई होती है, क्योंकि क्रिसेंट मून के ऊपर बैठी उस औरत ने कहा था अगर ऐसी बात है तो तुम सभी को मर जाना चाहिए। अचानक से हॉल प्रेशर से भर जाता है। लोगों को फील होता है जैसे कोई उनका गला पकड़ रहा हो। मैंगफे और बाकियों की आंखें नैरो हुई थी। बिना हेजिटेशन की बूम 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 की आवाज के साथ ये सब अपनी लाइफ फोर्स को एक्टिवेट करते हैं। हालांकि इनकी लाइफ एनर्जी थोड़ी से प्रेशर को कम कर पाती है, लेकिन सभी की हड्डियों से क्रिक क्रिक की आवाज आने लगी थी। मैंगफे चिल्ला के बोलता है हमें साथ में फाइट करनी चाहिए वरना हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। जवाब में लोग नोट करते हैं। हॉल में रंग बिरंगी एनर्जीज दिखाई देती हैं। किसी का सिर्फ स्वॉर्ड का था तो कोई नॉर्मल लाइट बीम शूट कर रहा था। जब वो औरत इन अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखती है उसने सिंपल अपने हाथ को उठाया होता है। उसकी उंगलियों पे इकट्ठी होती एक मिस्टीरियस एनर्जी जिस पर बाकी के अटैक उसके 10 मीटर के दायरे में आते हैं। उस लड़की के नीचे का वो क्रिसेंट मून इन अटैक्स को एक ही बार में निकल जाता है। ऐसा लगता है इन अटैक्स को अपने अंदर खींच लिया गया हो। इस हॉल में फिर से डेड साइलेंस फैल गया था। U2 की नजरें सारे फाइटर्स के ऊपर से गुजरी थी। अपनी एक उंगली से होठों को टैप करते करते वो बोलती है अब मैं किससे शुरू करूं, स्पेशली जब उसकी नजरें कमजोर कल्टिवेटर्स के ऊपर से गुजरती हैं जिनकी स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स 6 स्टार 2 दी से ऊपर थी। ये सभी डिस्पेयर की वजह से कांपने लगते हैं। एक लड़की जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं वो पीछे जाते हुए बोलती नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये हम सब यहाँ पे मरने वाले हैं। खैर U2 इन सभी का इंतजार नहीं करती है। तो उसकी एक उंगली पे सफेद रंग की पावर इकट्ठी होती है जिसके चारों तरफ स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। लगता है उसने किसी को अपना निशाना बना लिया था। ये अटैक जस्ट आगे बढ़ने वाला होता है तभी भीड़ में से एक फिगर बाहर आती है। हमें मालूम पड़ता है कि यूरू थी वो मिस्टीरियस वुमन जिस हाफ मून के ऊपर बैठी होती है। बिल्कुल वैसा ही निशान यूरू के माथे पे अपीयर होता है। ऐसे सीन को देख के वो औरत U2 लगता है अटैक को आगे भेजना भूल गई थी। आखिरकार यूरू की बॉडी से जो ऑरा बाहर आ रहा था उससे वो अच्छे से पहचानती थी। U2 यूरू से बोलती लिटिल वन तुम अपने साथ ये क्या लेके घूम रहे हो। तुरंत उसका फिगर गायब होता है। वो सीधे यूरू के बगल में अपीयर होती है। यूरू समझ भी नहीं पाई थी। तब तक उस औरत ने एक उंगली से उसकी चिन को ऊपर उठा लिया होता है। वो खरगोश जैसे कान वाली औरत यूरू को काफी ध्यान से देखती है। ऐसे सीन को देख के बाकी लोग इंस्टिंक्टिवली पीछे कदम लेते हैं। वो समझ चुके थे कि यहाँ पे U2 की पावर का सामना नहीं किया जा सकता। अगर वो सबको मारने की कोशिश करती है तो औरों के पास फाइट करने का मौका भी नहीं होगा। जब U2 देख रही होती है उस इनहेरिटेंस रून को, यूरू के माथे का वो रून भी और तेज ग्लो करता है। फिर U2 की नजरें जियान और म्यूइंग के ऊपर जाती हैं। अचानक से उसे एक हॉट सेंसेशन फील हुई थी। U2 बोलती है तो तुम्हारे पास मेरी मास्टर का इनहेरिटेंस रून है और वो दोनों होली फ्लेम्स। ऐसा लगता है वो किसी सोच में पड़ गई हो। वो कहती है शायद तुम उस बच्चे की हेल्प कर सको, चलो ठीक है मेरे साथ आओ। ये सब सुनने के बाद भी कोई मूव नहीं करता। ऐसे सीन को देख के U2 पीछे मुड़ती है। वो जियान और म्यूइंग से बोलती हाँ तुम दोनों भी जल्दी जल्दी मेरे साथ आओ। जब फिर से जियान के ग्रुप को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला था और लोगों के चेहरों पर डिसकंटेंट दिखाई देता है। साफ तौर पे वो इससे खुश नहीं थे लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। सबकी फीलिंग को सेंस करके U2 कहती है इस पैलेस में कई ट्रेजर्स मौजूद हैं तो मैंने अपने हिसाब से बांट सकते हो, लेकिन अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश करी। आगे के शब्द एकदम आइसी कोल्ड थे। वो कहती है तुम सब मारे जाओगे। इन शब्दों के साथ पावरफुल रिपल्स फैली थी। ये ओवरवेलमिंग और 9 स्टार 2 लेवल का होता है। जब बात होती है इस लेवल के पावर हाउस की तो सब मिलने के बाद भी U2 की पावर का सामना नहीं कर सकते थे। जब आगे का रास्ता बंद हो जाता है लोग साय करके चारों तरफ देखने लगते हैं। इनकी नजरें ट्रेजर्स को तलाश कर रही थी। इन बचे हुए लोगों में ऐसा ग्रुप भी होता है जिन्होंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये होता है गनीची, हाउचिंग और वांगशे का ग्रुप। तीनों मनी मन में कहते हैं सब कुछ हमारा होगा, फिर चाहे वो इनहेरिटेंस हो या हो वो 2 स्पिरिट। एक दूसरे की आंखों में देख के तीनों ने नोट किया था। ये तैयार थे अपनी अगली मूव के लिए। जब U2 जाने के लिए पीछे मुड़ गई होती है हम यूरू के चेहरे पे हेजिटेशन को देख सकते हैं। वो पीछे इशारा करके बोलती सीनियर ये मेरे कंपेनियंस हैं, ये भी हमारे साथ आ सकते हैं। ऑफ कोर्स वो बात कर रही थी सूची और बाकियों की। यूरू के हिसाब से क्योंकि उसके पास मूनलाइट फेरी का इनहेरिटेंस रून है U2 को कहीं न कहीं उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन होता है बिल्कुल अपोजिट। यूरू को सुनाई देती U2 की काम आवाज। वो कहती क्या तुम मेरे शब्दों में सवाल उठा रही हो। ये आवाज एक अथॉरिटी से भरे ऑरे को लाती है। ये सुन के यूरू के एक्सप्रेशन थोड़े अगले हो जाते हैं। वो और कुछ बोलने वाली थी तभी उसे सुनाई देती अपनी सीनियर सिस्टर सूची की आवाज। सूची कहती है डोंट वरी, हम बाहर रह के अपना ध्यान रख सकते हैं, तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस जरूरी है। जियान भी नोट करके बोलता है ये सही कह रही है। जियान के शब्दों को सुन के सूची उसकी तरफ मुड़ी थी। सूची अपनी आवाज में चिंता को लेके बोलती है ये लड़की यूरू बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि भले ही सफल हो या ना हो तुम उसे सेफली बाहर लेके आओ। जियान हल्के से नोट करके पीछे मुड़ गया था। जाने से पहले चिंगशिन, सूची और बाकियों को उसके आखिरी शब्द सुनाई दिए थे। वो कहता तुम सबको हमारा इंतजार नहीं करना है, अगर ये
ड्यून्स क्लोज होते हैं तो तुम सब पहले बाहर चले जाना। अब तक इतने सारे डेंजर्स का सामना करने की वजह से जियान की इंस्टिंक्ट्स इतनी पैनी हो गई थी कि उसे आगे आने वाले खतरे पहले ही सेंस हो जाया करते थे। जियान को फील होता है कि अंदर कुछ ऐसी टेरिफाइंग एंटिटी मौजूद है जिसके सामने यूटू की भी नहीं चलने वाली। जब आगे चल रही यूटू देखती है कि पीछे का मामला सेटल हो गया, हम उसे अपनी बीच की उंगली से आगे के स्पेस को टैप करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है उस स्पेस की चाबी खुल गई हो। उस पॉइंट से एक सफेद रंग की रोशनी बाहर आई थी जिसने चादर की तरह म्यूइंग, यूरू और जियान की बॉडी को रैप कर लिया होता है। जियान तुरंत ही सेंस करता है कि सिल्वरी ग्लो ये किसी भी तरीके की लाइफ फोर्स नहीं है बल्कि मूनलाइट का एसेंस। खैर वो इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। इसी के साथ 4 लोगों के फिगर बीच हवा में गायब हो जाते हैं। सीन दिखाया गया था कुछ समय के बाद का। अब तक यूरू के ग्रुप को उस चांदी जैसी रोशनी के बीच में ट्रेवल करते कुछ समय हो चुका होता है। ये चिंगशन और बाकियों से बिल्कुल अलग हो चुके थे क्योंकि यूरू नहीं चाहती थी कि बाकियों के ऊपर खतरा आए। वो यूटू से पूछती है, सीनियर हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये सुन के आगे खड़ी हुई यूटू पीछे देखती है। वो एक हल्की स्माइल के साथ बोलती है, डोंट वरी, अगर मुझे तुमसे डील करना होता तो तुम तीनों पहले यहाँ तक पहुँच नहीं पाए होते। और हाँ, तुम जिस 2 सोल की तलाश में आए हो वो उसी लोकेशन पे रह गई है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। बस मुझे उन बच्चों का अफसोस हो रहा है क्योंकि उस क्रीचर के दिल में इंसानों के लिए गहरी नफरत है। मुझे लगता है वो लोग ना कह के वो शांत हो गई थी क्योंकि आगे की बात बिल्कुल साफ होती है। यूटू की बात को सुन के जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो मन ही मन में कहता है, औरत सच में बहुत चालाक है। अगर उसका 2 सोल से सामना हुआ होता तो उसके ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश भी करता, लेकिन अब क्योंकि वो जा रहा है इनहेरिटेंस की जगह पे, लगता है ये मौका भी उसके हाथ से चला गया। और साफ तौर पर यूटू ने जानबूझ के किया था। जब ये सब पहले इसके गहराइयों में जा रहे होते हैं, बाकी के लोग भी अपने अपने चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। इनमें से कई लोग अभी जियान को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एक बंदा कहता है, वो जियान आखिर वो इतना लकी कैसे हो सकता है? उसे वो यूटू खुद रास्ता दिखा रही है। जब नोट करते उस बंदे का साथी बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है कि वो सीधा इनहेरिटेंस या उस 2 सोल के पास जा रहे हो। नहीं, मैं इसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जब ये सब सोचते हैं किस तरीके से इन पूरे रिव्यूज में जियान ने डोमिनेट किया है, हर जगह वो आगे रहा है, ये सब खुद को जेलस फील करने से रोक नहीं पाते। आफ्टर ऑल भले इस पैलेस में बहुत सारी ट्रेजर्स मौजूद हो, लेकिन ये इनहेरिटेंस और उस 2 स्पिरिट से बिल्कुल कंपेयर नहीं करे जा सकते। हमें एस्ट्रोलॉजी वैली की शिंगटाकी और शाओवाई दिखाई जाती है। शिंगटाकी अपने हाथों में कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उस यूटू को होना चाहिए था जेड रैबिट आइलैंड में, लेकिन वो यहाँ क्यों अपीयर हुई? और तो और मेरी कैलकुलेशन बता रही है कि वो 2 सोल वहाँ मौजूद नहीं है जहाँ जियान का ग्रुप जा रहा है, बल्कि वो 2 सोल जस्ट हमारे सामने मौजूद है। जियान के जाने के बाद सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रह गई थी मैंगफे की, जिसे उसने पूरा फैला रखा होता है। जब वो एस्ट्रोलॉजी वैली के लोगों की बात सुनता है, वो शिंगटाकी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाता। मैंगफे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी वैली के लोग सब बकवास करते हैं। इन रिव्यूज का 2 सोल सबसे कीमती खजाना है, अगर वो उन गहराइयों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? शिंगटाकी की बात को तो गनी ने भी सुन लिया था। वो थोड़ा हिचकिचाने के बाद बोलता है, भले और लोग भरोसा न करते हो, लेकिन अब तक एस्ट्रोलॉजी वैली की डिविनेशंस ये सभी बिल्कुल एक्यूरेट रही हैं। क्या 2 सोल सच में पैलेस की गहराइयों में नहीं है? उसके मास्टर सेक्ट मास्टर सोलोमन ने उसे 2 सोल को वापस लाने का सीक्रेट टास्क दिया था। जब वांगशे गनी और चिहाओचिंग के चारों तरफ की एनर्जी को सेंस करता है, वो कहता लगता है दोनों भी तैयार हो चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो उस 2 सोल की तलाश कर रही है। सबसे आगे जाने वाला होता है हुआलेक्शन और उसके पीछे सोंगियो और बाकी के लोग थे। जैसे यूटू जियान म्यूइंग और यूरू को लेके गई थी, इस हॉल में आगे जाने की एक जगह बन गई होती है। ये रास्ता कुछ खास चौड़ा नहीं होता, लेकिन तब भी इसमें एक साथ 100 से ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकते थे। एक्साइटमेंट की वजह से इन सब की स्पीड वैसे ही तेज होती है। अगर इन्हें अनजान खतरों का डर नहीं होता तो शायद पहले आगे जाने की होड़ लग चुकी होती। ये नजारा कुछ मिनट्स तक चलता रहा था। तभी हुआलेक्शन अपने पैरों को रोकता है। हुआलेक्शन कहता है, अजीब बात है, लेकिन सामने की रोड को किसी चीज ने रोक के रखा है। ये देख के मैंगफे आगे आया था जो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाता है। एक मोमेंट के बाद वो कहता है, एक सील है। फैंगयंग बोलता है, सील? लेकिन कोई इस जगह पे सील प्लेस क्यों करेगा? कुछ और देर तक एनालाइज करने के बाद मैंगफे बोलता है, ये सील किसी चीज को दबाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ऐसा लगता है किसी जगह का एंट्रेंस हो। लोग इस सील को इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन इसमें होती है एक बाइंडिंग फोर्स। जिन चीजों को लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते वो मैंगफे के लिए आसान होती है। गनी आगे आगे पूछता है, कैसे तोड़ने का कोई तरीका है? मैंगफे कुछ सोचने के बाद बोलता है, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं तो इसे तोड़ा जा सकता है। लोगों के इसे रुकने की वजह से अब तक शूची और फायर पॉइजन गर्ल भी आगे आ गई थी। इन दोनों की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 से ऊपर की होती है, इस वजह से लोग अपने आप ही रास्ता छोड़ देते हैं। जियान की मौजूदगी न होने की वजह से पॉइजन सेक्ट और वानो पवेलियन की दोनों सीनियर सिस्टर्स अब पूरे ग्रुप की काइंड ऑफ लीडर बन गई थी। शूची और फायर पॉइजन गर्ल को देख के मैंगफे कहता है, तुम सही समय पे आई, इस सील को तोड़ने में हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। दोनों लड़कियां मैंगफे को घास नहीं डालती। फायर पॉइजन गर्ल बोलती, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं जानते कि तुम्हारी क्या इंटेंशंस है। ये कह के दोनों वापस
वापस से पीछे आ गई थी, लेकिन क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ भी कम नहीं होती, मैंगफे फालतू में इनसे फाइट करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो सबसे बोलता है पीछे हटो। फाइनली मैंगफे, गनी और बाकी के लोग अपनी लाइफ फोर्स को कंडेंस करने लगे थे। ये हमला करने वाले होते हैं सील के ऊपर। नजारा थोड़ा पीछे का दिखाया जाता है। असल में बात ऐसी थी कि मैंगफे की हेल्प न करने का डिसीजन सूची का होता है। उसने फायर पॉइजन गर्ल को मेंटल मैसेज भेजा था। पीछे आके फायर पॉइजन गर्ल कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहती है, हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? ये सुन के सूची बोलती है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस सील के पीछे जो भी चीज मौजूद है वो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं दे रही। मुझे लगता है हमें इस चीज से बच के रहना चाहिए। इसी पल शिंटाकी की आंखें भी फ्लिकर हुई थी। वो भी कुछ अनयूजुअल नोटिस करती है। हम जब शिंटाकी नजरों को फॉलो करते हैं, सील के बगल में एक हल्का सा पंख पड़ा हुआ दिखाई दिया था। ये हल्का काले रंग का पंख, ये इतना ज्यादा नॉर्मल सा लग रहा था कि बिना ध्यान दिए से कोई नोटिस न करे। बट एस्ट्रोलॉजी वैली के मेंबर होने की वजह से शिंटाकी की निगाहें बहुत पैनी होती हैं। उसके एक उंगली के एक इशारे से वो पंख उड़ के उसके हाथ में आ गया था। जैसे उसका हाथ छूता है उस पंख को, शिंटाकी को एक ईरी सेंसेशन फील होती है। लगता है फेदर किसी टेरिफाइंग चीज का था। बिना हेजिटेशन के शिंटाकी अपनी साथी शाओवाई का हाथ पकड़ती है। वो तेजी से पीछे मुड़ते हुए बोलती है, मैं जल्दी पीछे चलना होगा। ऐसे सीन को मैंगफे और बाकियों ने भी नोटिस किया था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वैली पे मैंगफे को भरोसा नहीं था। जब वो लोग शिंटाकी को पीछे जाते हुए देख के बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वैली वाले कर क्या रहे हैं, ये मैंगफे को पैनिक कर देता है। उसे लगता था एस्ट्रोलॉजी वैली के चक्कर में फंस के लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे। वो कहता है, लड़की पागल है, तुम सब सील पे ध्यान लगाओ। सबने नोट किया था। फाइनली विशिंग आवाजों के साथ इन सब के लाइफ और आगे शूट हुए थे। ये जैसे ही टकराती है सील से, इनकी कंबाइंड फोर्स काम करती है। सुनाई देती है क्रीक की आवाज। धीरे धीरे करके वो इनविजिबल से सील अपने अंदर थोड़ी सी लाइट को दिखाने लगती है। इसमें से पैनी पैनी सी आवाजें बाहर आने लगी थी। लगता है चीज फटने वाली हो। कोशिशें लगातार चलती है। करीब 3-4 सेकंड्स के बाद मैंगफे चिल्ला के बोलता है, पीछे हटो, ये सील टूट रही है। इसी मोमेंट में सुनाई देती है बूम 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 की आवाजें। चारों तरफ इनविजिबल रिपल्स फैलती है। जैसे वो इनविजिबल सील फटती है, लोगों के ऊपर हमला करती है एक डेथली एनर्जी। जब लोग ऐसे ऑपरेसिव एंशिएंट ऑरे को फील करते हैं, इन सब के हवा बदल जाते हैं। लेकिन मैंगफे, गनी जैसे लोग काफी डेस्परेट थे और बिना हेजिटेशन के आगे शूट हो गए होते हैं। हार न मानते हुए सोंगयू भी उनका पीछा करता है। जिस पर वो सील टूटी होती है, सोंगयू को गनी और मैंगफे के बारे में कुछ अजीब सा फील हुआ था। शिंटाकी जो कि अपनी साथी शाओवाई को लेकर पीछे आ गई थी, हम उसे गहरी सांसें भरते हुए देखते हैं। बगल में खड़ी शाओवाई बोलती, मिस हम क्यों भागे? ये सुन के शिंटाकी ने एक पंख को बाहर निकाला था। ये वही फेदर होता है। वो पूछती, क्या तुम जानती हो क्या चीज है? शाओवाई कहती, ये तो ग्रे कलर का फेदर है, इसके बारे में क्या स्पेशल हो सकता है? ये सुन के शिंटाकी अपने सिर को हिलाती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि एक बार मास्टर ने क्या बोला था? ये सुन के शाओवाई गई होती गहरी सोच में और धीरे धीरे हम उसके चेहरे से रंग उड़ते हुए देखते हैं। उसकी आंखें टेरर से भर जाती है। वो कहती, ग्रे बीस्ट, ये 9 डेथ्स को लाते हैं। शिंटाकी, जिसके चेहरे पे भी डर दिखाई दे रहा था, वो नोड करके बोलती, हाँ, एक डो स्पिरिट के नाम से शाओवाई ट्रेम्बल होने लगती है। वो कहती, क्या सच में एक अंदर फाइटिंग सोल मौजूद है? ये सुन के शिंटाकी ने नोड किया था। वो कहती है, वरना मुझे ऐसा डर महसूस नहीं होता। ये सुन के शाओवाई को ची हाओचिंग याद आया था। हालांकि मैंगफे, गनी, सोंगयू जैसे लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जाने वालों में सबसे पहले ची हाओचिंग का फिगर था। शाओवाई कहती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर जाने वाले लोग सब मरने वाले हैं। शिंटाकी अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर ज्वाले रॉयल फैमिली अपने लोगों को यहाँ भेज रही है तो वो जरूर कुछ सोच चुके होंगे। इनके पीछे वांगशे, गनी और सोंगयू भी गया है। मुझे लगता है अब तक इन सभी ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड्स को छिपा के रखा है। और तो सुपर सेक्स को अगर पता है कि यहाँ पे 2 सोल भी मौजूद है, तो वो बस इतने लोगों को नहीं भेजेंगे। मुझे लगता है अंदर जाने वाली बस पहली वेव है। इनके बाद शुरू होगी असली बैटल। क्लियरली शिंटाकी का कहने का मतलब ये था कि ज्वाले रॉयल फैमिली और बाकी के सेक्ट्स हो सकता है अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी यहाँ भेजे। इसे शाओवे भी समझ जाती है। वो कहती है, लेकिन स्पेस में 7 स्टार दूरी से ऊपर वाले लोग अलाउड नहीं है, तो फिर वो पावरफुल एक्सपर्ट्स यहाँ कैसे आ पाएंगे? शिंटाकी के एक्सप्रेशन काफी सोलम थे। वो कहती है, हाँ, इन रूम्स में रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं, जो किसी भी 7 स्टार दूरी से ऊपर वाले एक्सपर्ट के ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर अंदर आने वाले हाफ इमोर्टल या उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके पास इस प्रेशर से डील करने के तरीके होंगे। भले मैं उसका पूरा कारण न जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो दोषा लेवल के मॉन्स्टर्स इन रिस्ट्रिक्शंस को खराब करने का मादा रखते हैं। आखिरकार वो चीज कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल है। जब इन दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है, नजारा उस सील के अंदर का दिखाया जाता है। जिस मोमेंट में मैंगफे और गनी का ग्रुप स्पेस के अंदर एंटर करता है, अचानक से इन सभी के शरीर हवा में जम गए होते हैं। इनकी आंखों में मौजूद होता है गहरा शॉक। मैंगफे एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ये एक्चुअली में एक अनडेड घोस्ट है। सबके एक्सप्रेशंस में ऐसा ड्रास्टिक चेंज क्यों आया था? वैली हमें तब मालूम पड़ता है जब हम आगे की तरफ देखते हैं। सामने का स्पेस उबलते हुए लावे से भरा होता है। इसके बीच में से एक
ऊंचा सा रास्ता आ गया था। रास्ते के अंत में खड़ा होता है एक क्रीचर। इसकी हाइट बड़े आराम से 10 फीट की होगी। इसकी पूरी बॉडी को ग्रे फेदर्स ने ढक रखा होता है जो कि टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को रिलीज कर रहे होते हैं। मैंगफे कहता है अनडेड घोस्ट वर्ड, ये वो लेजेंडरी दो सोल है जिसके बारे में कहा जाता है कि अनडेड फ्लेम से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे उसकी आवाज में गहरी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। वो कहता है दो सोल खतरनाक ऑफेंसिव पावर को रखता है और इसकी असली पावर दिखती है गर्म जगहों पे। पिल वैली के मेंबर होने की वजह से उसने फ्लेम्स और उनसे जुड़े हुए क्रीचर्स के बारे में खूब पढ़ा होता है। जैसे उसकी नजरें इस क्रीचर के ऊपर गई थी, इसे मैंगफे तुरंत पहचान जाता है। मैंगफे की एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद लोगों को कुछ पल इसे पहचाने में लगते हैं। फाइनली कोई बोलता है अनडेड फ्लेम, ये तो होली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 25 में आती है। और अगर बात करिए इस अनडेड घोस्ट वर्ड की तो ये 108 दो सोल में 80वें पायदान पे आता है। लेकिन इसके बारे में एक चीज स्पेशल है, अगर इसे अनडेड फ्लेम का एक छोटा सा हिस्सा भी ऑब्जर्व करने को मिल जाता है तो इसकी रैंक सीधा क्लाइम करके पहुंच जाएगी टॉप 30 में। उस जायंट बीस्ट को ऑब्जर्व कर रही सोंग्यू की आंखें भी सीरियसनेस से भर गई होती हैं। वो कहते हैं मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि ये 70वें रैंक वाला अनडेड घोस्ट वर्ड है। आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो हम इस सोंग्यू की बात मानते हैं, इसे हम 70th रैंक मानते हैं। सोंग्यू से होंगचान पूछती है ये तो एक नॉर्मल सा मैजिकल बीस्ट लग रहा है, आखिर ये दो सोल कैसे हो सकता है? सोंग्यू कहता है इनके बीच में बड़ा अंतर होता है। मैजिकल बीस्ट के पास सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं होती है, और तो अगर वो पावरफुल बन के थोड़ी इंटेलिजेंस को डेवलप कर भी लेते हैं वो तब भी जानवरों के स्वभाव को कभी छोड़ नहीं पाते। लेकिन दो सोल्स अलग होती हैं। ये हेवन और अर्थ से पैदा हुई वो एंटिटीज होती हैं जो कि शुरुआत से ही पावरफुल पैदा हुई हैं। किसी भी दो इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट के पास अपनी लाइफ में बस एक दो सोल ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। इसे ऑब्जर्व करके वह शरीर ताकतवर नहीं बनता, उस एक्सपर्ट को उस दो सोल की यूनिक एबिलिटी भी मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई अनडेड घोस्ट को ऑब्जर्व कर लेता है तो उसके पास ऐसा फिजिक होगा जिसे मारना बहुत मुश्किल है। जब तक उनकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता वो सबसे गहरी चोटों को भी भर पाएंगे। इस पूरी जानकारी को सुनने के बाद लड़की होंगचान का मुंह किसी डब्बे की तरह खुला रह गया होता है। अच्छी बात है कि सोंग्यू अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है। वो कहता है चलो हम इसके बारे में अभी नहीं सोचते। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में इसे हासिल करना इतना आसान होगा? खासकर इसकी स्ट्रेंथ दूषण लेवल के करीब होगी। भले ये रूइंस इसकी पावर को सप्रेस कर रहे हो, इसके पास तब भी पीक 2 एम्पर लेवल की पावर है। जब सोंग्यू की बात को बाकी लोग सुनते हैं सबके दिल बैठ गए होते हैं। सोंग्यू रिग्रेट से भरी आवाज में कहता है हम इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर लगता है कि हम इसे संभाल नहीं पा रहे हैं तो अपने कदमों को पीछे लेना ही सही होगा। सोंग्यू जानता था कि उसने दो सोल के बारे में बस बहुत छोटी जानकारी बताई है। सुपर सेक्स के जो हाई लेवल के एल्डर्स होते हैं वो इन चीजों के सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट के बारे में जानते होंगे। इनके पास में खड़ा होता है फेंग होंग। जब फेंग होंग अपनी चारों तरफ हल्के से देखता है वो पाता है हुआ लेक्शन, बिंगशुई, गनी और बाकी सबकी आंखों में लालच की ज्वाला जल रही है। सबसे पहले ध्यान खोया था गनी ने। वो कोल्ड आवाज में कहता है अनरेटेड लोग पीछे हट जाओ, ये दो सोल मेरी होगी। तो ये वंशे भी आगे बढ़ा था। वो हंस के बोलता है ये सेम चीज मैं भी सोच रहा हूँ। जब ये दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे होते हैं इनका साथी ची हाउचिंग बिल्कुल शांत रहता है। इस बंदे की आंखें कभी लाल तो कभी नॉर्मल सी हो रही थी। अगर और लोगों का पूरा ध्यान उस दो सोल के ऊपर नहीं होता तो वो ची हाउचिंग के बारे में जरूर कुछ अनयूजुअल पाते। हालात को बदलते हुए देख वो सारे एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दूरी तक नहीं पहुंची होती न चाहते हुए भी अपने कदम पीछे लेते हैं। सरप्राइजिंगली इन लोगों में सूची और पॉइजन सेकी 5 पॉइजन गर्ल भी शामिल होती है। ये जिम्मेदारी लेते हैं चिंग के ग्रुप को संभालने की। लोगों के पीछे जाने के बाद इस मोल्टन चैम्बर के अंदर अब रह गए होते हैं 9 लोग। ये थी बिंगशुई, गनी, वांगशे, ची हाउचिंग, मैंगफे, हुआ लेक्शन, सोंग्यू, होंगचियान और फेंग होंग। अब तक सरप्राइजिंग बात ये होती कि इतने लोगों के आने के बाद भी उस अनडेड घोस्ट ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था। ऑफ कोर्स ऐसा सोचना था बस लोगों का, क्योंकि लगता है वो अनडेड घोस्ट बर्ड इसी समय का इंतजार कर रहा था। क्रैक 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 की आवाज के साथ उसकी गर्दन ऊपर हुई थी और हम उसकी आंखें खुलते हुए देखते हैं। इसी पल इस पूरी चेम्बर के अंदर एक डेथ का ऑरा फैलता है। इस ऑरे को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल था। वो अनडेड घोस्ट बोलता है 9 लोग। बिना कुछ और कहे उसके सर के ऊपर वॉच की आवाज के साथ एक फ्लेम जलने लगती है। ये होती है एक ईरी सी रेड फ्लेम। इसकी हर मूवमेंट के साथ स्पेस भी झंझनाता है। उस क्रीचर ने हमला करने के लिए अपने पैर को जस्ट पीछे लिया था और लोगों के दिल बैठ गए होते हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है कि अब वो बिल्कुल हिल नहीं सकते। बस बदलाव होता है इसी पल में जब वो फायरी रेड फ्लेम सबको इनगल्फ करने वाली होती है। इस चेम्बर में गूंजती एक एंशिएंट आवाज। वो आवाज कहती हा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे एक अनडेड घोस्ट वर्ड मिलेगा। खैर एक्सपेक्टेशन से बाहर तो बहुत चीजें होती है, लेकिन क्या तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं यहाँ पे एपिसोड को क्लोज करूंगा? फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ, देखता हूँ तुम लोगों को कितना अच्छा गैस करना आता है। वैसे आई गेस नेक्स्ट एपिसोड को स्पॉइल करने की हमें जरूरत नहीं है। अब तक रील्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, समय आ गया बिग शॉट्स की एंट्री का। सो यार नेक्स्ट एपिसोड एकदम एक्साइटिंग होगा। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे
रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर नेक्स्ट एपिसोड को आप आज ही एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। वहीं पे जो लोग बस एक वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा 2 एपिसोड आगे रह पाओगे। सो या डू चेक दैट आउट। इस वीडियो को रैप करते हैं। Until then, stay safe, टाटा, बाय बाय।